हेलो दोस्तों, पब्लिक सर्वेंट यूट्यूब चैनल के पहले ट्यूटोरियल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को अभी डिस्प्ले हो रहा होगा कि मंडी निरीक्षक उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा है तो पाठ्यक्रम मतलब ये पूरा सिलेबस है जो कि व्यापम किसी भी पेपर में हिंदी के लिए फॉलो करता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 और ये 11 कुल मिलाकर के टोटल इसमें 11 टॉपिक इस व्यापम ने दिया हुआ है। इन 11 टॉपिक में से ठीक है, शुरू के 9 टॉपिक के रेगुलर वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे और ये जो 2 टॉपिक है ये सेकंड लास्ट और लास्ट पर्यायवाची विलोमार्थी अनेकार्थी अनेक शब्दों के वाक्यांश के लिए एक सार्थक एक वाक्यांश के लिए एक शब्द तथा ये मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये जो 2 लास्ट का सेगमेंट है इसके स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे पीडीएफ के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल में। मैं बता दूंगा, ठीक है, जब भी प्रोवाइड करेंगे। और उसके अलावा बाकी ये जो 9 सेक्शन हैं 3 4 5 6 और 7 8 9, ये जो 9 सेक्शन है 9 के 9 सेक्शन के रेगुलर ट्यूटोरियल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, ठीक है। सारा डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा आपको, सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, उसके साथ साथ एमसीक्यू भी तैयारी करवाई जाएगी। तो जैसा कि अभी इस सिलेबस को हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि पहले पॉइंट पे लिखा हुआ है कि स्वर व्यंजन और वर्तनी, ठीक है। स्वर व्यंजन और वर्तनी की बात हुई है यहाँ पे। इस स्वर व्यंजन और वर्तनी में हम लोगों देख पा रहे हैं कि स्वर व्यंजन मतलब वर्ण विचार, वर्ण व्यवस्था जो है हमारा, ठीक है। उसके बाद लिंग वचन काल, ये दूसरे सेगमेंट में है। तीनों अलग अलग टॉपिक है, तीनों पे अलग अलग चर्चा एक वीडियो में हम लोग कर लेंगे। उसके बाद अगला जो सेक्शन है, अगले सेक्शन में ये फिर से 6 टॉपिक है इसमें, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और कारक। ये 6 के 6 अलग अलग टॉपिक है। इस पे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, प्रैक्टिस भी हम करेंगे। इसके अलावा फिर से हम लोग देखें तो अगला जो टॉपिक है वो है समास, रचना एवं प्रकार समास के अंदर ही आता है। ये एक ही टॉपिक है कंप्लीट, ये एक वीडियो ये ले लेगा। संधि, संधि में हम लोग ये जो स्वर एवं व्यंजन एवं विसर्ग संधि है, संधि के प्रकार हैं। स्वर व्यंजन आगे भी स्वर व्यंजन के 5 प्रकार हम पढ़ते हैं, ठीक है। स्वर संधि के 5 प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। इसके अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा क्लियर कर दिया है इसने, रस और अलंकार। रस और अलंकार दोनों अलग अलग टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है छंद, परंतु पीएससी ने क्या किया, व्यापम ने क्या किया है, छंद के अगल बगल दोहा और सोठा लिख करके ये क्लियर कर दिया कि वो दोहा और सोठा से ही प्रश्न पूछेगा, ठीक है। कई बार इस सिलेबस को देख करके लोग छंद को पूरा पढ़ने लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों की मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि व्यापम कभी भी सिलेबस को डबल क्रॉस नहीं करता है। वो दोहा और सोठा से ही हमेशा से पूछता आया है प्रश्न और वहीं से पूछेगा अगर वो छंद से प्रश्न उठाता है तो। इसके अलावा वो बाहर इससे नहीं जाएगा। अगर उसने लिख दिया है तो दोहा और सोठा से ही प्रश्न आएगा, बिंदास आप केवल यहीं तक सीमित रहिए। इसके अलावा व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि व्याकरणिक अशुद्धियाँ जो हैं वो कैसी कैसी होती हैं, क्या है, पूरा ट्यूटोरियल वीडियो आपको मिलेगा। इसके अलावा शब्द रचना में उपसर्ग और प्रत्यय, तो उपसर्ग जो शब्द से पहले लगते हैं, प्रत्यय जो शब्द के बाद लगते हैं, पूरा विस्तृत वीडियो पे अपन चर्चा करेंगे। तो ये हो गया हमारा 8वां टॉपिक। अब आता है 9वां टॉपिक में शब्द प्रकार में 4 शब्द हैं तत्सम प्रकार के शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द जो संस्कृत से मूलतः हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव शब्द जो संस्कृत से मूलतः न हो करके संस्कृत से विकृत होकर अर्थात बदल कर प्रयुक्त किए जाते हैं, हिंदी में उसे तद्भव कहते हैं। देशज जो बोलियां जो होती हैं, स्थानीय बोलियां जो स्थानीय लोगों द्वारा है ना उपयोग कर की जाती हैं, ऐसे शब्दों को देशज कहा जाता है। और विदेशी जो बाहरी भाषाएं होती हैं उनसे जब हमारे हिंदी में, हमारी भाषा में जब किसी शब्द का समावेश होता है उन शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन और वीडियो आपको मिलेगा।
तो इस तरीके से टोटल ये 9 टॉपिक पे अपन अब विस्तृत चर्चा करेंगे। और नीचे के 2 टॉपिक है पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। एक पूरा प्रैक्टिस का मैटर है, पूरे इस पे अभ्यास करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के लिए आपको कंटेंट, आपको मटेरियल मिल जाएगा। मुहावरे और लोकोक्तियों पे भी बहुत ज़्यादा अभ्यास चाहिए। उन अभ्यास के लिए आप निश्चिंत रहिए। ऐसे अभ्यास के लिए ऐसे आपको अध्ययन सामग्री मिलेगी कि कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे कि देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ये, हाँ थोड़ा सा ये विजुअलिटी इसका कुछ खास नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे पुराने नोट्स हैं, उसको निकाल करके आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल ले करके आया हूँ मैं। खैर कोशिश कीजिएगा आप अगर कहीं समझना है तो रोक करके देख लीजिएगा वीडियो को, और स्क्रीनशॉट ले करके फिर जूम करके भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक एरो के हिसाब से फ्लो चार्ट बनाया हुआ। देखिए भाषा जो होती है वहाँ वो समझने और मतलब भाषा से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मतलब उसकी क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का जो वार्ता होता है, जो बातचीत होती है, वो भाषा से होती है। ठीक है, अर्थात हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं कि अभिव्यक्ति का माध्यम होता है भाषा। ठीक है, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशंस है ना। तो भाषा जो होता है वाक्यों से बनता है। वाक्य जो होते हैं वो उप वाक्य से बनते हैं, छोटे छोटे वाक्य है ना। उसके उपवाक्य जो होते हैं पदबंध से बनते हैं। पदबंध मतलब पदों का समूह, जब पद आपस में बंध जाते हैं तो उससे फिर बनते हैं। पदबंध जो होते हैं, पदबंध जो होता है वो पद से बनता है, पद से मिल करके पदबंध बनते हैं। अब पद, यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने पद के ब्रैकेट में मैंने शब्द लिखा हुआ है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। पद के ब्रैकेट में मैंने शब्द लिखा है। पद और शब्द में क्या अंतर आता है, आप लोगों के जहन में ज़रूर ये सवाल आएगा। तो देखिए दोस्तों कि पद और शब्द में अंतर इतना है कि पद जो होता है वो, शब्द जो होता है अपने आप में मुक्त होता है। जैसे मैं कहूँ कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अगर मैं यहाँ अच्छा शब्द की बात करूँ, इस वाक्य में राम एक अच्छा लड़का है, मैं अच्छा शब्द की बात करूँ तो ये एक पद है। ठीक है, अगर इस सेंटेंस के, इस वाक्य के अंदर में बात करूं तो अंदर में उसको पद माना जाएगा। लेकिन जब मैं उसी अच्छा शब्द को मुक्त रूप से कहीं यूज़ करता हूं, जैसे अच्छा एक शब्द बोलूं तो अच्छा एक शब्द है, लेकिन जब वो वाक्यों में प्रयुक्त हुआ तो वाक्यों में वही पद कहलाने लगता है। मतलब शब्द और पद में बहुत ही बारीक अंतर है। आप लोगों को उदाहरण से अगर समझ में आ गया होगा कि जब मुक्त रूप से उसका प्रयोग किया जाता है या मुक्त रूप से वो शब्द कहलाता है, लेकिन जब वाक्य में उसका प्रयोग हो जाता है तो वही शब्द पद कहलाने लगता है। ठीक है, इसीलिए वाक्य को पदों का समूह कहते हैं, ना कि शब्दों का समूह। ठीक है, इसके बाद देखिए पद जो होता है, पद अक्षरों से मिलकर के बनता है, अक्षर वर्ण से मिलकर बनते हैं और वर्ण ध्वनि से मिलकर बनते हैं। इसलिए यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न हमेशा व्यापम के पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो स्पष्ट है यहाँ से कि भाषा जो है, यहाँ भाषा से शुरू होते है, इसकी छोटी इकाई क्या है, ध्वनि। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ध्वनि है। अब देखिए ध्वनि, अगला ही मैंने यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है कि भाषा से सबसे छोटी इकाई कौन है, ध्वनि है। ठीक है, अब इसके बाद अगला पॉइंट है कि वर्ण क्या है। तो वर्ण दोस्तों वह मूल ध्वनि जो विखंडित ना हो सके। जो ध्वनि, वह मूल ध्वनि जो विखंडित ना हो सके उसको हम लोग वर्ण बोलते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और वर्ण जो ध्वनि जो विखंडित ना हो सके। इसके अलावा वर्णमाला, वर्णमाला जो है कि बहुत वर्षों से हमारे व्याकरण शास्त्रियों ने, ठीक है, जो व्यवस्थित समूह बनाया है उसे ही वर्णमाला कहा गया है। ठीक है, व्यवस्थित जो समूह बनाया है उसे ही वर्णमाला कहा गया। अगला है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो मूलतः, अगर प्रश्न में मूलतः लिखा होगा तो वर्णों की संख्या 52 है। ठीक है, अगला कुल वर्णों की संख्या, कुल स्वरों की संख्या कितनी है बोलेगा तो 13। ठीक है, मान्य कितनी है तो 11। अगर इसमें बोला कि
स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हमें 11 टिक करना है। कुल स्वरों की संख्या बोलेगा तो 13 टिक करना है। व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो व्यंजनों की संख्या 33 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या अगर पूछता है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या अगर वो पूछता है तो संयुक्त व्यंजन 4 है। ठीक है, आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा कौन कौन से हैं। द्विगुण व्यंजन या इसी को उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं। द्विगुण व्यंजन उच्छिप्त व्यंजन की संख्या 2 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा संख्या लिखा हुआ है, कारण है कि सीजी व्यापम जो है वो सीधे संख्या पूछता है कि उच्छिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है, इसीलिए मैंने पहले इसको संख्याओं को लिखा है। पुष्प व्यंजन की संख्या 4 है। ठीक है, आगे मैं डिस्क्राइब करूँगा। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब छोटा होता है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। दीर्घ स्वर की संख्या बची हुई 6 है, एक स्वर इसमें नहीं है। मध्य स्वर की संख्या 1 है। तो मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, ठीक है। अब मध्य, अग्र, अपस्य, ठीक है, ये दो अलग अलग बंटवारा है इसका कि सबसे पहले देखिए मध्य स्वर, अग्र स्वर, अपस्य स्वर, इसके अलावा ऊपर में मूल स्वर और दीर्घ स्वर था, उसमें दोनों में अंतर है, ये भी आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं अगले स्लाइड्स में। तो मध्य स्वर अ होता है, बाकी अग्र स्वर 4 होते हैं, ई ए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, इसको ट्रिक है एक तो याद रखने का कि जो भी अगोलाकार होता है, ठीक है, अगोलाकार, ध्यान रखिएगा, अगोलाकार अगर मैं बोलूँ गोलाकार, ठीक है, अगोलाकार कौन कौन होते हैं, जैसे ई, ठीक है, ई अगोलाकार है, बड़ा ई अगोलाकार है, ओ नहीं, ए में किसी तरह का गोला नहीं बनता है। इसी तरीके से ए के साथ आए भी में कोई गोला नहीं बनता है। तो जो अगोलाकार सेक्शन होते हैं वो अग्रस्वर कहलाते हैं, ऐसा याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है। तो ऐसे संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, अब अगोलाकार को अगर हम लोग अग्र बोले तो पश्च, बाकी बचा वो पश्च है जिसमें गोला बनता है। तो बाकी गोला बनने वाले के जैसे कौन कौन सा है, जैसे अ तो ऑलरेडी हमारा मध्य में आ चुका है, तो अ तो लेंगे नहीं हम लोग, तो बचा क्या, आ बच गया। इसके अलावा ऊ, छोटा ऊ आ गया, तो बड़ा ऊ भी, दोनों तो गोला बना रहा है ना। गोला मतलब ये सर्कुलर फॉर्म जो बनता है ना दोस्तों, इसी को बात कर रहे हैं। ठीक है, और फिर अ और ऊ बना तो फिर अ और अ दोनों बनेगा, है ना। आप अ को ले लीजिए, अ को ले लीजिए, ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे और 5 तरह के वर्ण होते हैं, जैसे कि वत्स वर्ण की अगर बात करें, ठीक है, ये वत्स वर्ण की बात करें, सरल, याद रखिएगा, वत्स मतलब सरल, वत्स से मतलब सरल, ठीक है। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग जो भी रामायण महाभारत वगैरह देखे हैं, उसमें बोलते हैं ना कि निश्चिंत रहो वत्स, ऐसा कुछ डायलॉग होता है उसमें, तो वत्स, तो इसी रखें, सरल है वत्स, ऐसे बोल करके याद रख सकते हैं हम, सरल है वत्स, हालांकि ये अलग वत्स है, ठीक है, सरल है वत्स, ऐसे करके याद रख लीजिएगा आप इसको, ठीक है। अगला है कि लुंठित या प्रकंपित, लुंठित या प्रकंपित, तो र जो होता है इसे लुंठित या प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। अगला है पार्श्विक, पार्श्विक वर्ण ल है, ठीक है, पार्श्विक वर्ण है ल, लुंठित वर्ण है, प्रकंपित वर्ण है र, काकल्य वर्ण है ह, ठीक है, और अर्ध स्वर है य और व, यव अर्थात अर्ध स्वर। तो इसका एक रिवीजन मार लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ पूरी तरीके से मैं एक्सप्लेन किया हुआ हूँ यहाँ पे कि हाँ, यहाँ स्पर्श व्यंजन, तो देखिए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क ख ग घ, अगर आपको याद नहीं होगा तो एक बार याद कर लीजिएगा, उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और चूँकि अगर 100 नंबर की तैयारी हम हिंदी की करेंगे तो हमको पूरा वर्णमाला याद हो बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, प फ ब भ म, त त द ध न, ऐसा करके प फ ब भ म 5वां है, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो 25 वर्ण हैं, ये 25 के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं।
खैर आगे डिटेल हो कर दूंगा मैं, स्पर्श व्यंजन इनको क्यों बोलते हैं और स्पर्श व्यंजन मतलब और कौन कौन से होते हैं, सारा चीज़, ठीक है। अगला जो है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन 4 तरह के होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? तो य र ल व अंतस्थ, य र ल व, जैसे क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म। उसके बाद प फ ब भ म के बाद आता है य र ल व, है ना, य र ल व, य र ल व, ये चारों आते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। इसके अलावा य र ल व, श श श ह, ठीक है, तीनों का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण अलग अलग है, ठीक है। शक्कर का श, 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 ह, मतलब शक्कर वाले श को बोलते हैं तालव्य श, जो तालू से टच होके आता है। तालू जो हमारे मुंह में तालू है, तालू से टच होकर के शक्कर का श का प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण होता है। पेट कटा श, मतलब तालव्य श, पेट कटा श और दंत श, ठीक है। तो ये तीसरे वाले जो सरौता वाला जो स है, ये दांत से टच होकर के, जीभ जब हमारा दांत में टच होता है तब इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको दंत श कहते हैं। तो मेरे को अपना बचपन का वो क्लास याद है, जब हमारे एक टीचर ने पढ़ाया था कि जब इसका सीक्वेंस वो बता रहे थे, कहीं कहीं एक जगह मैं देखा था कोई रेलवे या एसएससी के पेपर में कि उसने तीनों स का सीक्वेंस पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा तीनों स का सही सीक्वेंस है। तो वो ऑप्शन ए बी सी ऐसा कुछ दिया था उसमें, है ना। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि तालव्य श, पेट कटा श, दंत स, इस तरीके से, है ना, जो कि यहाँ सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद ह, तो श श श ह, ये चारों ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसमें ऊष्मा बाहर निकलती है मुंह से, ठीक है। आगे और एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको। उच्छिष्ट व्यंजन 2 होते हैं, देखिए ड और ढ। तो ये 25 स्पर्श व्यंजन में ही आ जाता है, स्पर्श व्यंजन में ही ड और ढ आ जाता है। अब लेकिन ड और ढ में अगर नीचे बिंदी लग जाए तो ड़ और ढ आता है, ठीक है। ड़ और ढ, बुढ़िया वाला या तो लकड़ी वाला ड़ और बुढ़िया वाला ढ, ठीक है। तो ये दोनों जब ड और ड में बिंदी लग जाती है तो उसे उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। और इसी उच्छिष्ट व्यंजन को क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। खैर वो तो धीरे धीरे आपको क्लियर होता ही जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आगे पीछे हैं, पीछे भी दी हुई हैं, आगे भी दी हुई हैं, तो आप लोग ऊपर इधर उधर करके या स्क्रीनशॉट लेकर के रखिएगा, ज़्यादा बेहतर आप लोग बाद में रिवीजन के लिए होगा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, जैसे कि ये जो संयुक्त व्यंजन आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जो संयुक्त व्यंजन, यहाँ से जो संयुक्त व्यंजन है ना, पहला क्या है? छ, दूसरा त्र, तीसरा स्र, ज्ञ और चौथा स्र। तो छ जो है ये क और श से मिलकर के बना होता है। त्र जो है त और र से मिलकर बना होता है। और ज्ञ जो है ये ज और य से मिलकर के बना होता है। स्र जो है शक्कर वाला श और र से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो ये चारों हो गए। इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे अयोगवाह वर्ण लिखा हुआ है। अयोगवाह वर्ण क्या होता है? तो अयोगवाह वर्ण जो होता है वो अंग और अ का अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह, तो औ के बाद जो अंग और अह है इनको अयोगवाह कहा जाता है, ठीक है। ये अच्छी बात, इनकी खास बात है, ये न तो पूर्ण स्वर हैं, न ही पूर्ण व्यंजन है। और अगला पॉइंट है कि ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि व्यापम कई बार स्टेटमेंट के प्रश्न भी पूछ देता है। स्टेटमेंट मतलब वाक्य लिख देगा और बोलेगा, जैसे ऐसे कौन से स्वर्ण हैं जो न तो पूर्ण स्वर है और न ही पूर्ण व्यंजन है, उसके बाद अयोगवाह दे देगा और कुछ कुछ इस तरीके के, है ना, वर्ण दे देगा, नासिक के वर्ण, ऐसा कुछ कुछ, या तो वो अंतस्थ को भी बोल सकता है, तो इस तरीके से। उसके बाद अगला पॉइंट, ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा आप, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि स्वर वर्ण जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, और इसी के अपोजिट व्यंजन वर्ण जो होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे इस स्वर्ण वर्ण की बात की गई है। तो स्वर वर्ण जो होते हैं ये स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। अब स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, और व्यंजन जो होते हैं वो स्वर के हेल्प से, मतलब स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण होते हैं ना। तो स्वरों के प्रकार जो हैं
वो 4 भागों में बांटे गए हैं। पहला तो देखिए उच्चारण के आधार पर है, दूसरा अनुनासिकता के आधार पर है, तीसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर है और चौथा मुख द्वार के खुलने के आधार पर है। ठीक है, तो इसमें पहला उच्चारण के आधार पर जो है मूल और ह्रस्व स्वर, जो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ एक स्लाइड पहले कि मूल और ह्रस्व स्वर कौन है, छोटे स्वर जो होते हैं। ठीक है, मतलब अ, वो 4 जो पीछे बताया था उसको अब देखिए, आगे भी होगा एक्सप्लेनेशन होगा उसका। दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये तीनों स्वर जो हैं ये उच्चारण के आधार पर, मतलब इनका जो उच्चारण होता है ना उसके आधार पर, उच्चारण में इनमें अंतर आता है। अनुनासिकता के आधार पर है, एक अनुनासिक है, एक निर्नुनासिक है और एक अनुस्वार है। देखिए अनुनासिक मतलब जिसमें वायु जो होता है वो नाक से निकलता है, निर्नुनासिक जिसमें नाक से नहीं निकलता, अनुस्वार मतलब जिसमें दोनों से निकलता है। ठीक है, अगला आता है अग्रस्वर, ये जीभ के प्रयोग के आधार पे। मध्य स्वर और पश्च स्वर, इसमें होता है अग्र स्वर में जीभ का अग्रभाग प्रयोग में आता है, पश्च स्वर में जीभ का पश्च भाग में प्रयोग आता है और मध्य स्वर केवल अ है। लेकिन मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में आपको इसके पहचानने के तरीके बताया था, मतलब किस वर्ण को किस स्वर को हम मतलब पहचाने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, टिक मारना है अपने को। तो अगोलाकार जो होगा वो अग्र है, ठीक है, और जिसमें गोलाकार होगा, ठीक है, ऐसे वो हो जाएगा पश्च और अ हो जाएगा, केवल अ मध्य में आता है। ठीक है, मध्य स्वर। तो इसके अलावा मुख द्वार के, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, मुख द्वार के विवृत, विवृत मतलब पूरी तरीके से जो मुख द्वार खुल जाए। ठीक है, विवृत, विवृत का अर्थ होता है कि खुलना, है ना, अर्ध विवृत, संवृत, अर्ध संवृत। खैर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पर दिमाग हम लोग ना लगाएं तो बेहतर है ना। इस पर खैर एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, जब इसका एक्सप्लेनेशन अगले स्लाइड में आएगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्चारण मात्रा के आधार पर पहला जो प्रकार था कि उच्चारण मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। तो मूल व ह्रस्व स्वर, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये जो चारों स्वर हैं, ये जो चारों स्वर हैं, ये जो चारों स्वर हैं कौन कौन सा है, अ ई उ, अ ई उ और ए। ठीक है, ये जो चारों स्वर हैं, ये चारों स्वर हैं मूल या ह्रस्व स्वर, छोटा या मूल स्वर। ठीक है, और ई उ और ए। इसके बाद जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर बाकी जो 6 बचे री को हटा करके, ठीक है, मूल वही तो 11 स्वर जो हम लोग बात करते हैं उसमें री को हटा करके, ये जो 6 के 6 हैं। ठीक है, कौन कौन सा है, आ ई बड़ा ऊ, ए ओ और ओ, ये 6 के 6 क्या हैं, दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, अब इसमें, ठीक है, ये दीर्घ स्वर जो हैं, ये दीर्घ स्वर क्यों कहलाते हैं, कारण है इसका। तो कारण जो है वो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आ जो है ये अ और अ से मिल करके बना होता है। ठीक है, मूल स्वर उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको वो किसी से मिल के नहीं बनाया, स्वयं में मूल है वो। ठीक है, परंतु दीर्घ स्वर जो होता है वो अ और अ से मिल करके आ बनता है, छोटी ई और छोटी ई से मिल करके बड़ी ई बनता है, छोटा ऊ और छोटा ऊ से मिल करके बड़ा ऊ बनता है, छोटा ए तो नहीं होता, ए और ए से मिलके ए बनता है। इसके अलावा ओ और औ को ध्यान रखने वाला बात है दोस्तों, यहाँ कन्फ्यूजन होता है। ओ जो होता है अ और ए से मिलकर बनता है, और औ जो है वो अ और ओ से मिलकर के बना होता है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे पॉइंट आउट है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे, और अच्छे से, मतलब जहाँ आप रिवीजन मार सको ऐसे जगह पे आप लिख लीजिएगा इसको, क्योंकि एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, कि ओ जो होता है ये अ और ए से मिल करके बना होता है। ऐसी चीज़ों पे एग्जामिनर फंसाता है, अ और ए से मिल करके बना होता है, और अ जो होता है अ और ओ से मिल करके बना होता है। ठीक है, मैं पॉइंट आउट नहीं कर पाया कि खैर आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर राम जो होता है, जैसे अ वाला जो मात्रा होता है, ये वाला जो साइन होता है, जैसे ये वाला जो साइन होता है, ठीक है, ये वाला साइन जो होता है इसको हम लोग प्लुत स्वर बोलते हैं। इसका प्रयोग खास तौर पे संस्कृत में होता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। साहित्यिक हिंदी में होता भी है, हालांकि आजकल इसका प्रयोग बहुतायत में नहीं होता है, बहुत आसान है ना, इसको याद रखना। अब देखिए दूसरा जो सेक्शन था उसमें, ठीक है, कि अनुनासिकता के आधार पर। तो अनुनासिकता के आधार पर अनुनासिक में ये जो 3 पॉइंट हैं, ठीक है, अनुनासिक में ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं।
ये तीनों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है एक हिसाब से। इसमें कहीं कहीं स्टेटमेंट जहाँ पे इम्पोर्टेंट है वहाँ पे मैंने स्टेटमेंट को मेंशन कर दिया है। यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब वायु नाक से निकले, जब वायु नाक से निकले तो अनुनासिक होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए, क्योंकि उदाहरण ही हमसे पूछा जा सकता है ज़्यादातर, तो चंद्र बिंदु, जैसे हंसना, चांद उठ जो लिखा है, चंद्र बिंदु अगर है तो अनुनासिक होगा। या तो जब मात्रा लग जाती है तो चंद्र बिंदु की जगह में बिंदी लग जाता है तो अनुनासिक है। तो मात्रा बिंदी और चंद्र बिंदी का जो उपयोग हुआ तो वो अनुनासिक है। इसके अलावा निर्नुनासिक, निर्नुनासिक को मौलिक स्वर भी कहा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें भी 2 पॉइंट है, अच्छा है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। जब वायु मुंह से निकले, है ना, और आ जो बचे हुए हैं सारे इसमें आ गए, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए अगला है अनुस्वार, ठीक है। तो 3 सेक्शन हो गए इसमें, जब मतलब अनुनासिकता या नाक से वायु निकलने के आधार पर। अनुस्वार पंचम वर्ण के स्थान पर, पंचम वर्ण मतलब देखिए, जैसे हम लोग जब वर्ण पढ़ते हैं तो वर्ण में हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे क, ठीक है, क ख, है ना, ग घ, फिर आता है 5वें नंबर पे आता है अंग, ठीक है, फिर आता है च छ ज झ, फिर 5वें नंबर पे आता है इय, फिर आता है ट ठ ड ढ, फिर 5वें नंबर पे आता है ट ठ ड ढ न, ये वाला ना, गणेश वाला, ठीक है, ट ठ ड ढ न। फिर आता है त थ द ध न, त थ द ध न, ये वाला न। फिर उसके बाद आता है प फ ब भ म, प फ ब भ म, ठीक है। तो ये जो पांचों अंतिम वाले वर्ण हैं, ठीक है, ये जो पांचों अंतिम वाले वर्ण है, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ न, प फ ब भ म, य र मतलब त थ द ध न। तो ये जो पांचवें वर्ण हैं, इन पांचवें वर्ण को ना अनुस्वार कहा जाता है। एक जगह कंफ्यूज मत होना दोस्तों कि मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में अयोग वाह बताया था। अब अयोग वाह बताया था तो अयोग वाह में क्या था, अंग और अह। और अनुस्वार जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये अनुस्वार जो आप देख रहे होंगे, ये अनुस्वार जो है ये पंचम वर्ण के स्थान पर प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं। ये पांचों जो वर्ण आप लोगों को मैं यहाँ पे बताया, इन पांचों वर्ण के स्थान पे प्रयोग होता है। जैसे कि इंडिया, तो इंडिया में ये यूज हुआ है, लेकिन ये वाला न यूज हुआ है, लेकिन, है ना, लेकिन आधा न के जगह पे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे है गंगा, गंगा ईया के जगह स्थान हुआ है, संजय में भी ईया स्थान हुआ। तो इस तरह का जो यूज़ है इसका, इसको उस यूज़ को वहाँ पे जब यूज़ होता है तो उसको अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद जीभ के प्रयोग के आधार पर, हम लोग जीभ के प्रयोग के आधार पर जो स्वरों को भी का डिवाइड करते हैं, तो वही जो मैं उस समय बताया था कि अग्रस्वर में क्या होता है, अग्रभाग प्रयोग होता है, ठीक है। तो हम लोगों को वहाँ पे जीभ को टच करवा के कोई नहीं पूछेगा, हम लोगों को बस इतना ध्यान रखना है टिक मारने के लिए हम भूले ना। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि अग्रस्वर मतलब अगोलाकार, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना। तो अग्रस्वर मतलब अगोलाकार, तो अगोलाकार मतलब ध्यान रखना है आपको कि जिसमें गोला नहीं बनता, और गोला यहाँ पे केवल 4 चीज़ों में नहीं बनता हुआ दिख रहा है आपको, ये जो 4 चीज़ें, ई, बड़ा ई, ए और ए, बस। बाकी जो बचा गोलाकार, मतलब वो हो जाएगा पश्च स्वर, ठीक है। और एक तो बस ध्यान रखना है, ये मध्य स्वर है, अ जो है मध्य स्वर, बस यही ध्यान रखना है, बन जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत आसान है, इसको बस ध्यान रखने का ट्रिक बस एक ही चीज़ याद रखिएगा, अगोलाकार मतलब अग्रस्वर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मुख खुलने के आधार पर। मुख खुलने के आधार पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी इससे प्रश्न मैं कहीं नहीं देखा हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो पूरा मुख द्वार जब खुलता है ना, तो इसमें केवल एक चीज़ है पूरा मुख द्वार खुलने वाले में, आप अर्धविवृत मतलब जिसमें आधा खुलता है, ठीक है, ऐसे में 3 आते हैं, ठीक है, ये सही सेक्शन नहीं है ना, ये है ना, जिसमें 3 आते हैं, ये आ, ए और औ, ठीक है, जिसमें, है ना। उसके बाद अगला जिसमें आधा खुलता है, इसमें संवृत में क्लोज मतलब जिसमें लगभग बंद रहता है, ठीक है। ऐसे हैं ई, बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ बंद रहता है। अब अगला है कि अर्ध संवृत मतलब हाफ क्लोज। अब हाफ क्लोज का मतलब होता है
ए और ओ। अब इसमें एक कन्फ्यूजन हो सकता है दोस्तों आप लोगों को कि ये हाफ ओपन, ये तीनों हाफ ओपन है और नीचे वाला हाफ क्लोज है, तो हाफ क्लोज और हाफ ओपन में क्या अंतर है? अब वो अंतर तो मैं भी नहीं समझ पाया हूँ अभी तक। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अर्ध संवृत और अर्ध विवृत में बस ए ओ और आई और ओ, मतलब इन दोनों में दोनों बड़ा है, इन दोनों में दोनों छोटा है, इतना हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब क्यों आधा खुला है, क्यों आधा, ये हमारे व्याकरण शास्त्री लोग लिख करके गए हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। खैर एग्ज़ाम में अगर आया तो टिक मारना चाहिए, नौकरी लगना चाहिए, बाकी सब अपने को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये जो स्लाइड है दोस्तों, ये स्लाइड बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% व्यापम के सारे पेपर में अगर इस साइड से प्रश्न नहीं आए, ठीक है, तो मतलब पूरी गारंटी है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि जो स्पर्श व्यंजन मैंने बताया था 25, ठीक है, क ख ग घ ng च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प प ब भ म, ये जो 25 वर्ण हैं, ये 25 वर्ण को स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 25 के अलग अलग मुंह से इनके अलग अलग स्पर्श स्थान हैं। जीभ जब अलग अलग मुंह के स्थान को स्पर्श करता है तब इनका उच्चारण होता है, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ से आप लोग बस देख लीजिएगा, ये जैसे मैं ट्रिक आपको बताऊँगा, पहले तो हम लोग ट्रिक को याद कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिक सीधा सीधा दो, मतलब यहाँ पे एक ऐसा ट्रिक है कि के टी एम डोन के टी को दो। हालांकि ये ट्रिक आपको सीक्वेंस रखने के लिए याद है। जैसे के से होता है कंठ, है ना, टी से होता है तालु, एम से होता है मूर्धा, है ना, फिर उसके बाद दंत, फिर उसके बाद ओष्ठ, फिर नासिक्य, फिर कंठ तालव्य, फिर कंठोष्ठ, फिर दंतोष्ठ। ठीक है, तो कुल मिला करके क्या देखने को मिला यहाँ पे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, है ना। तो के टी एम डोन के टी को दो। अब हम लोगों को बार बार उच्चारण करके, ठीक है, इस ट्रिक को अगर हम याद कर लेते हैं तो ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये सीक्वेंस याद हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग के टी एम डोन के टी को दो, के टी एम डोन के टी को दो, के टी एम डोन के टी को दो, तो के से आ गया कंठ, टी से आ गया तालु, एम से आ गया मूर्धा, फिर टी से आ गया दंत, ओ से आ गया ओष्ठ, के टी एम डोन, न से नासिक्य, के टी मतलब कंठ तालव्य, को मतलब कंठोष्ठ और दो मतलब दंतोष्ठ। ठीक है, ये हम लोग सीक्वेंस अगर याद कर लिए तब हम लोगों को, है ना, ये सीक्वेंस याद करना आसान रहेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जैसे देखते हैं कि, लेकिन इसका एक और, जैसे हमारे पाणिनि जो थे, पाणिनि मतलब व्याकरण शास्त्री जिन्होंने सबसे पहले व्याकरण लिखा, उन्होंने कौन सा वर्ण जो है कहाँ से उच्चारित होता है इसके लिए उन्होंने एक श्लोक भी दिया था। आप इस पूरे डिस्कशन के अंत में मैं आप लोगों को वो श्लोक भी रटवाऊंगा, क्योंकि अगर वो श्लोक आपने रट लिया तो ये वाला प्रश्न कभी आपके गलत नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए वही होता है ना कि जब हम लोग कोई श्लोक याद करने को दिया जाता है या कोई ट्रिक याद करने को दिया जाता है तो हम लोग याद करने की शुरुआती दौर पे जो प्रॉब्लम होता है, याद नहीं होता है आसानी से, तो हम लोग वहीं गिव अप कर जाते हैं और यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जब हम लोग पिक्चर वगैरह देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं, तो बहुत सारा फिल्मी डायलॉग हम लोग को याद हो जाता है, गाना याद हो जाता है, कारण उसको हम लोग बार बार गाते हैं या बार बार देखते हैं, सुनते हैं। तो उसी तरीके से अगर टॉयलेट में नहाते धोते और कहीं घूमते फिरते अगर हम लोग किसी श्लोक को या ट्रिक को बोलें तो वो ट्रिक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना। तो अभी जो मैं श्लोक आप लोगों को आगे बताऊंगा उस श्लोक को आप बोलते रहिएगा, नहाते धोते खाते पीते वो श्लोक याद हो जाएगा, मतलब आप कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब उच्चारण स्थान से कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे पहले मैं वो श्लोक ही आप लोगों को बता देता हूँ।
यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये जो सेक्शन है, नीचे का जो सेक्शन है, ठीक है, ये जो सेक्शन है यहाँ से ले करके पूरा यहाँ पे, ठीक है, ये वो श्लोक है, ठीक है। तो इस श्लोक को अभी एक बार मैं बोलूँगा, आप लोगों को उसको सुनना है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट क्लियरली विजिबल नहीं है, तो मैं उसको बोल करके आप लोगों को, अगर क्लियरली ऑडियो सुनाई दे रहा होगा तो आप लोग उसको सुनिए और उसको बार बार उच्चारित कीजिएगा, तो उससे आप लोगों को एक रिदम में याद हो जाएगा वो, और फिर वो ट्रिक एग्ज़ाम में ऐसा बैठेगा कि कभी गलत नहीं मारेंगे आप, है ना, कभी गलत अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन। तो चलिए, अ क ह विसर्ग कंठ राम, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ क ह विसर्ग कंठ राम, इच यश तालु राम, ठीक है, रिट रस से मूर्धा जी, लतस पुकारो दंत जी, उप आते हैं ओष्ठ में केवल व दंतोष्ठ में, ए ऐ कहे कंठ तालु, ओ औ कहे कंठोष्ठ से। ये सुनने में बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन क्या है ना कि ये उन्होंने, ये मतलब पाणिनि का सार है, जहाँ तक कि मेरे को पता चला है। तो उन्होंने बताया था कि अ क ह विसर्ग कंठ राम, मतलब अ जो है, ठीक है, अ केवल स्वरों में अ, क मतलब, अब यहाँ मैं क जो बोल रहा हूँ, जैसे जहाँ जहाँ गोला लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक छोटी सी बारीक पॉइंट है कि अ क ह में क में गोला लगा हुआ है, इच यस में च में गोला लगा हुआ है, रिट रस में ट में गोला लगा हुआ है, लतस में त में गोला लगा हुआ है ना, और उ प में गोला लगा हुआ है, इसी से ना। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो जिसमें गोला लगा हुआ है, ये पूरा पूरा ग्रुप है ना। जैसे अ क ह विसर्ग कंठ राम मैंने बोला, मतलब क वर्ण मतलब क ख ग घ अंग पाँचों, ठीक है। अ क ह मतलब केवल ह, विसर्ग मतलब वो दो बिंदी वाला जो होता है, तो अ क ह और विसर्ग ये चारों कंठ से वो उच्चारित होते हैं, ठीक है। अ क ह विसर्ग कंठ राम, इच यस तालु राम, इच यस तालु राम। तो इच यस मतलब ई छोटा वाला, ई और बड़ा ई दोनों होगा ना इसमें। जैसे अ क ह बोल रहा हूँ तो अ और बड़ा आ दोनों होगा, आ अलग अलग नहीं रहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से इच यस में ई और बड़ा ई भी रहेगा, ई और बड़ा ई, फिर च मतलब च छ ज झ य पाँचों, ठीक है। इच य और वो अपना शक्कर वाला श, ठीक है, यश, इच यश तालु राम, इच यश मतलब तालु से उच्चारित होता है। इसके बाद रिट रस, री ट ठ ड ढ न ट पाँचों, रिट रस, यहाँ पर र और षटकोण वाला श है, ये ध्यान रखना है। रिट रस से मूर्धा जी, लतस पुकारो दंत जी। अब लतस पुकारो दंत जी, ये जो चौथा श्लोक है, लतस पुकारो दंत जी मतलब ल त थ द ध न पाँचों, फिर उसके बाद स, लतस पुकारो दंत जी, ठीक है। उसके बाद उप आते हैं ओष्ठ में, उप उ बड़ा उ, जब भी मैं अ की बात करूं अ और बड़ा अ आएगा, जब भी मैं ए की बात करूं ए और ए दोनों आएगा, जब भी मैं उ की बात करूं उ और बड़ा उ दोनों आएगा। तो उप आते हैं ओष्ठ में, ठीक है। प मतलब प प प म पाँचों, तो उप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में, तो केवल व ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए भाई, हमारे व्याकरण शास्त्री इतने भी नॉन टेक्निकल नहीं थे, उन्होंने बहुत ही टेक्निकली इस श्लोक को बनाया, केवल व दंतोष्ठ में, ओनली व, ठीक है, केवल व दंतोष्ठ में। इसके बाद आते हैं ए ऐ कहे कंठ तालु, है ना, ओ औ कहे कंठोष्ठ से, बहुत आसान है, तो इसको बार बार आप उच्चारित करते जाइए, आपको बहुत आसान से याद आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि जब क कहा जाए तो क का पूरा वर्ण आएगा, पूरा पाँचों वर्ण, इसी तरीके से है ना, च भी है ना, ज़्यादा जो भी इचियस है ना, जहाँ भी आएगा, रिटरस से मूर्धा जी वाले सब में। तो फिर से एक बार मैं इसको उच्चारित कर देता हूँ कि अ क ह विसर्ग कंठ राम, इच यस तालु राम, रिट रस से मूर्धा जी, लतस पुकारो दंत जी, उप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में, ए ऐ कहे कंठ तालु, ओ औ कहे कंठोष्ठ से। आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिए। और नीचे के तीनों हैं कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, ये ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ से प्रश्न आएंगे। और इस श्लोक को मैं बताया, फिर से बता दूं कि जहाँ भी नहाते धोते घूमते फिरते आप इस श्लोक को बस बोलते जाइए, 2-4 बार 5 बार 10 बार में 20 बार में पूरा याद हो जाएगा, और इससे कभी भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। सहायक सम परीक्षा में पिछले बार 6-7 प्रश्न आ गए थे यहीं से, ठीक है। तो ये हो गई बात
अब हम लोग पीछे एक चीज़ बचा है उस पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्नों के आधार पर मतलब सीधी सीधी बात है कि व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो 3 और तरह से अलग अलग तरीके से होता है। तो इसमें क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि स्वर तंत्र कंपन के आधार पर, ठीक है, घोष और अघोष। अभी लैब असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि मतलब स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर मतलब ऐसे ही पूछा था कुछ कि किसके आधार पर ये अल्पप्राण और महाप्राण किसके आधार पर है, या है ना, स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर कौन कौन सा टाइप है, इस टाइप का प्रश्न एक था। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जब स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर बोला जाएगा तो घोष और अघोष में विभाजित है, ठीक है, जो व्यंजन है। और श्वास प्राण के आधार पर जो है वो अल्पप्राण और महाप्राण। तो यहाँ पे श्वास को प्राण भी कहा जाता है, इसका पर्यायवाची है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि अल्प प्राण और महाप्राण प्राण के आधार पर, अर्थात श्वास के ऊपर नीचे के आधार पर, मतलब हवा। तो इसको ऐसा भी पूछा यही पूछा था, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हवा के कम बेसी या हवा के ज़्यादा या कम होने के आधार पर कैसे विभाजित है व्यंजन, है ना। तो स्वर तंत्र में कंपन के आधार पर घोष और अघोष स्वर तंत्र में कंपन, है ना। और श्वास या हवा के आधार पे, प्राण के आधार पे अल्पप्राण महाप्राण। तो क्लियर है। जीव अथवा अन्य अवयव के अवरोध पर आधारित, ठीक है। तो अगर अवयव के आधार पर, जैसे पहला है स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4 और उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन 2। तो ये जो चारों भेद हैं, ये चारों भेद हैं, ये जीव अथवा अन्य अवयव के अवरोध पर आधारित है, ठीक है। जीव तथा अन्य अवयव के अवरोध पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। है ना, ये जो अंतिम स्लाइड है अपना, ठीक है, इसमें क्या है कि घोष और अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण, पहले ही हमने तीसरा सेक्शन जो था वो तो देख ही लिया है। अब इसमें घोष, अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। तो हम लोगों को बस इतना जानने का यहाँ प्रयास करना है कि कौन से घोष, कौन से वर्ण जो होते हैं घोष में आते हैं, कौन से अघोष में आते हैं, इसके अलावा कौन से अल्पप्राण में आते हैं, कौन से महाप्राण में आते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि घोष। तो घोष में कौन कौन आते हैं? स्वर, जिसमें स्वर तंत्रों में कंपन होता है वो घोष होता है। अघोष जिसमें तंत्रिकाओं में कंपन होता है ना। तो इस पर हम लोग को नहीं जाना है, सीधा हम लोग को ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि सभी स्वर, ठीक है, सभी स्वर, ठीक है, स्पर्श व्यंजन में 3, 4 और 5वां वर्ण, ठीक है। 3, 4, 5वां मतलब जैसे बोला क ख ग घ अंग, च छ ज ज इ, ठ ठ ड ढ ण। तो ये जो सेक्शन है इसमें जो ये जो तीसरा है, ठीक है, सॉरी, ये जो तीसरा है, ठीक है, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सॉरी मैं गलत बता दिया, ये तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये जो 3 सेक्शन है ये, ठीक है, मतलब क ख ग घ ग वाला जो सेक्शन है, उसका च छ ज ज इ वाला जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, तो ये तीसरा, चौथा और पाँचवा जो वर्ण है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन वही 25 स्पर्श व्यंजन जो है उसमें तीसरा, चौथा, पाँचवा, सभी के सभी स्वर अंतस्थ जो है य र ल व, ये जो 4 चीज़ें अंतस्थ, ये, ठीक है। इसके अलावा ह, मतलब हम लोगों को फार्मूला जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फार्मूला में क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि ये जो सेगमेंट है यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, स्वर। तो ये जो घोष के बारे में मैंने लिखा हुआ है, सारे स्वर 3, 4, 5 अंतस्थ और ह। तो ये ट्रिक है, सारे स्वर 3, 4, 5 अंतस्थ और ह, ये सभी आते हैं किसमें? घोष में। अघोष में कौन कौन आता है? तो इसमें संख्या जैसे कई बार पूछ देता है, तो संख्या में हम लोग को ध्यान में रखना है कि संख्या में यहाँ पे ध्यान रखना है कि 11 स्वर होते हैं, वो 15 स्पर्श व्यंजन। 15 क्यों? क्योंकि 5
5 तीसरे वाले में, 5 चौथे में, 5 इसमें, तो 15 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ हो गए य र ल व, और 1 ऊष्म ह, ठीक है, तो कुल 31 हो गया। तो ये संख्या भी याद हो गई, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे अघोष, अघोष जो होता है इसमें तंत्रिका में कंपन होता है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो चूँकि 1 3 5 तो इधर आ गया, तो बचा कौन सा, 1 और 2, स्वर तो सारे खत्म हो चुके थे। अंतस्थ, यहाँ पे अंतस्थ भी खत्म है, ऊष्म जो बचा है, ऊष्म, ऊष्म का ह यहाँ आ गया था, तो बाकी तीनों जो बचे श इसमें आ गया, ठीक है। तो ये जो इसकी जो टोटल संख्या 13 है। बिल्कुल ध्यान देने वाली चीज़ है, ये 10 जो है स्पर्श व्यंजन और श तीनों श जो है इसमें आ गया, तो ये बचा अघोष। तो इसमें हम लोग एक याद रख लेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है अल्प प्राण महाप्राण, ठीक है। प्राण मतलब वायु मतलब श्वास, ठीक है। ये तीनों के आधार पे जो व्यंजन का मतलब प्रकार है उसके हम लोग ध्यान रखना है। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 1 3 5 अंतस्थ, 1 3 5 अंतस्थ, 1 3 5 फिर से अब लोग का वही स्पर्श व्यंजन के उचित है, जैसे 1 3 5, है ना। जैसे अगर ये क ख ग घ अंग है तो क, ठीक है, ग और अंग, तो इसी तरीके से बाकी जगह भी, है ना। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो 1 3 5 अंतस्थ जो है वो अल्प प्राण में आएगा, और 1 3 5 वहाँ यूज हो गया तो 2 4 यहाँ होगा, 2 4 और ऊष्म, तो अंतस्थ य र ल व और ऊष्म श ह, ठीक है। तो ये श ह महाप्राण में आता है। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 4 का 10, दूसरा का 5, चौथा का 5 और ऊष्म का 4, तो 14 इसमें, और 1 3 5 15 और 4 अंतस्थ इसके ऊष्म। तो ये अल्प प्राण महाप्राण घोष अघोष से आसान पड़ा, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। और इसके नीचे जो हमारा स्लाइड है, इस स्लाइड का जो श्लोक है इसको बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा। तो दैट्स इट दोस्तों, ये हमारा जो स्लाइड था यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से सारे जो अगले वीडियो आते जाएंगे वो सारे वीडियोस को देखिए, और ये हेल्पफुल होंगे। और किसी तरीके का कोई डाउट होगा इस सेगमेंट में, या कहीं कुछ दिक्कत है, वॉइस क्लियर नहीं है, या तो आप लोगों को इस पूरे वीडियो सेक्शन में कहीं कुछ मैंने गलत कह दिया हो, तो मेरा गलतियां जो भी हैं उसको आप उस पर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आप लोग को चाहिए तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइए। और अभी तक अगर आपने पब्लिक सर्वेंट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बहुत ज़रूर टच कर दीजिएगा, ताकि आपको कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।